ठीक है। कल कहाँ पहुंच गए थे हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, और लास्ट क्लास में अपन लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना सीख लिया था। डीपीपी मैंने शेयर नहीं करी थी क्योंकि मैंने डीपीपी को फिर से देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि जब तक अपन ये मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल वाला पार्ट नहीं पढ़ लेते हैं तो डीपीपी शेयर करने का मतलब नहीं है। नहीं तो तुम ट्राई करोगे और दिक्कत ये होती है कि टाइम वेस्ट करोगे, तुम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट लगाओगे जो एक्चुअली क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं है। तो इसलिए मैंने नहीं शेयर करी वो डीपीपी। तो अपन ये और पढ़ लेते हैं आज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, हम लोग कल यहाँ तक पहुंच गए थे कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो भगवान से सोचना जरा क्या होगा इसका जो भी मैं बोलने वाला हूं। जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तुम लोग को आवाज आ रही है ना सब? जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? सोचो नहीं लगेगा। कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनसे आपकी गलती कराई जाती है। जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला तो बहुत ही स्पेसिफिकली कई बार गलती कराता है कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, डिपेंड करता है कि उसको किस डायरेक्शन में मूव कराया गया। अगर इन द डायरेक्शन या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो फोर्स नहीं लगेगा। अगर परपेंडिकुलर रहेगा या एंगल पे रहेगा तो फोर्स लगेगा। तो हम यहाँ पर बेसिक सबसे पहला केस लेके ये चल रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग ऐसा फेंकें सच दैट ये मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। ठीक है, मान लेते हैं जिस रीजन में इसको फेंका गया है उससे ये परपेंडिकुलर हमने इसको फेंका गया, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उससे। तो मैग्नेटिक फील्ड भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो मैग्नेटिक फील्ड मैं लेके चल रहा हूं इस डायरेक्शन। क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहां है, अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहां पर क्रॉस बनाया मैंने, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब मैं देख रहा हूं कि अगर मैंने इस डायरेक्शन में से फेंका, यानी कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड फेंका गया है, सोचना है हमें कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और कितना फोर्स लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है तो फोर्स तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड कितना होगा इस फोर्स का, क्यू वी बी, क्यू वी बी। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। हमारे पास दो तरीके थे डायरेक्शन निकालने के। एक तरीका है अपन का ये लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल में था FBI। तो ये वाली फिंगर करते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, ये वाली फिंगर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि अंदर है तो हमने इस फिंगर कर दिया अंदर की तरफ। ठीक है, ये जो सेकंड फिंगर होती है इसको करते हैं हम मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ, करंट की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, करंट इस तरफ है तो हमने इस तरफ कर लिया। और अब ये जो फिंगर है ये बताती है अपन को डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमें यहां से पता लग गया कि इस पार्टिकल पे फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। तो इस पार्टिकल पे फोर्स अगर ऊपर की तरफ लग रहा होगा तो ये मैंने देखो बनाया फोर्स। तो इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ। अच्छा, एक चीज और यहां से बड़ी क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को कि हमेशा फोर्स जो रहेगा वो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर ही आएगा। सोचो, हमेशा फोर्स वेलोसिटी से परपेंडिकुलर ही आएगा, ऐसा हमेशा होगा, क्योंकि फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहां पर ये जो हमारा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है, ये हम ऐसे सोचे कि हम कैसे निकाल सकते थे फोर्स का डायरेक्शन। दूसरा तरीका क्या था, राइट हैंड थंब रूल, V क्रॉस B। तो अगर F वेक्टर V क्रॉस B की डायरेक्शन में है, हमारे पास ये था कि F वेक्टर इज Q इंटू V क्रॉस B, तो हमें ये पता है कि V क्रॉस B विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू V, यानी कि फोर्स जो रहेगा वो हमेशा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर रहेगा। अब अगर फोर्स वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है तो एक चीज हमेशा जीरो हो गई, वो है पावर। पावर तुम लोग को पता होगा, पावर जनरेटेड बाय एनी फोर्स हम लोग ऐसे निकालते हैं, F डॉट B। अब क्योंकि हमें पता है कि फोर्स जो है, ये जो फोर्स वेक्टर है, ये हमें पता है परपेंडिकुलर टू V वेक्टर है। इसका मतलब यहां से क्लियर हो गया कि पावर जनरेटेड विल बी जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, इसके हमेशा याद रख सकते हो तुम आगे के लिए कि अगर एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है
तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, कैसा भी मूव कर रहा हो, हमेशा पावर जनरेटेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो या वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। हमेशा वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि कई बार क्या होगा, एक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी दे देता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे देता है, उसके बाद तो दोनों फील्ड की वजह से कुछ मोशन होता है पार्टिकल का। लेकिन अगर हमारे दिमाग में ये है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो रहा होगा बस। और जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर इन केस इधर पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स किस तरफ लगता, इधर ही लगता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इधर लगता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बाहर की तरफ लगता। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को इस वेलोसिटी की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं था। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है और हमें पता है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ही वर्क करेगा, तो वो वर्क बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। वर्क जीरो होने का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो हो गया, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स अगर जीरो हो गया, और अगर वही लग रहा है बस सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही एग्जिस्ट करता है और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो पाएगी। डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो, यानी कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी कांस्टेंट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये हमारे पास कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल मूव करेगा तो ये चीज हमेशा ट्रू है, हमेशा, कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट। इस चीज को अपने दिमाग में रख लेना बिल्कुल, कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पावर जनरेटेड बाय द फोर्स इज जीरो हमेशा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये तो सबसे पहली चीज अपन लोग लिख लेंगे। फिर अपन लोग देख रहे हैं कि इसमें और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया था कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लग गया है। अगर फोर्स वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लग रहा है तो क्या होगा, सिर्फ सिंपल से सोचना है अपन को। फोर्स वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लग रहा है तो क्या होगा, जैसे मतलब एक पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, ठीक है, जैसे ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, और अगर हम इसको अचानक से इस तरफ धक्का लगा दें तो क्या होगा। अगर एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज कुछ है, कुछ भी छोटी सी चीज है, हमारे पास कोई भी छोटी सी चीज है और वो इस तरफ जा रही है, ठीक है, और हमने अगर इसको यहां से धक्का लगा दिया, क्या होगा। अगर हमने इसको यहां से धक्का लगाया तो उसकी वजह से क्या होगा, ये अगर सीधी जा रही थी तो ये टेढ़ी हो जाएगी, थोड़ा टेढ़ी जाने लगेगी। टेढ़ी जाने लगेगी कहने का मतलब ये हो गया कि थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और कितना स्पीड से मूव कर रहा होगा, स्पीड बढ़ गई होगी, कम हुई होगी, सेम रहेगी, ना बढ़ सकती है ना कम हो सकती, क्योंकि ये अभी हमने इतनी बड़ी चीज लिखी है। ठीक है, हमेशा पावर जनरेटेड इज जीरो, मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो स्पीड कांस्टेंट। ठीक, अब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी अंदर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो एक बार चेक करते हैं कि अब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ होगा। पहले मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, वेलोसिटी इस तरफ थी, तो फोर्स ऊपर था। अभी भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लेकिन वेलोसिटी थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो फोर्स भी थोड़ा टेढ़ा हो गया होगा, मतलब फोर्स अब इधर लग रहा होगा, फोर्स इधर लग रहा होगा, मतलब फोर्स जो है अब वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के अभी भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो हमेशा वर्क जीरो ही करता रहेगा और पूरे टाइम स्पीड कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अब एक नई चीज दिख रही है हमें ये दिख रहा है कि एक फोर्स है, वो एक मास के वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है और कंटिन्यूअसली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता जा रहा है, और वो जो मास है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ये सारी जो भी कंडीशन बन रही है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स है, जितनी भी कंडीशन बन रही है, ये सारी कंडीशन हमें सजेस्ट करती है कि ये पार्टिकल ऐसे 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 गोल घूम के वापस इस जगह आ जाएगा, क्योंकि हर बार इसको हल्का हल्का टिल्ट मिलता जाएगा, और क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस सिचुएशन इज इक्विवेलेंट टू दिस सिचुएशन इज इक्विवेलेंट टू दिस सिचुएशन। मतलब हर पॉइंट पे, कहने का मतलब मेरा ये है कि इस पॉइंट पे स्पीड भी थी, फोर्स परपेंडिकुलर था, तो इस पॉइंट पे भी तो स्पीड भी और फोर्स परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट पे भी स्पीड भी और फोर्स परपेंडिकुलर है, मतलब हर पॉइंट पे एक सा कर्व बनता जाएगा, और एक सा कर्व अगर तुम कंप्लीट कर दोगे तो क्या बनेगा, सर्कल। तो यहां पर एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में धक्का देकर छोड़ देते हैं, तो वो क्या करता है, वो एक सर्कल में गोल 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 घूमता रहता है।
ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम लोग ये चीज नोट कर लो, उसके बाद तुम लोग हेडिंग डालोगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। लिखना मत अभी, एक चीज मैं और बताऊं, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अगर लिख भी लिया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल के अंदर पहली चीज लिखना, इफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू, इफ v वेक्टर इज पैरेलल टू, क्योंकि ये जो पहले भूल जाते हैं लोग, पैरेलल टू b वेक्टर, तो क्या होगा, मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये चीज सबसे पहले लिखना, इफ v वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन। फिर सेकंड लिखना, इफ v वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, फिर उसके आगे लिखना ये सब कि हम लोग ने वाला नहीं, वो तो पहले से लिख के रखना, फिर ये वाला डायग्राम बना लेना और फिर हम लोग उसके नीचे लिख लेंगे कि क्या मोशन होगा, मतलब मोशन विल बी अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, सबसे पहले ये चीज देखो, ये चीज तो लिख ली होगी तुम लोगों ने, और ये भी लिख ली होगी, हटाऊं मैं, ठीक है। अब इसका हेडिंग बोल सकते हो तुम क्या है कि वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अगर ऐसा केस होता है तो क्या क्या होगा अपन देख लेते हैं। हमें ये समझ में आ गया कि सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसका एक एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो एक्सेलरेशन कितना होता है, v²/r। मास से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो mv²/r बन जाता है, ये भी तुम लोग को पता ही होगा, सेंटीमीटर फोर्स होता है। सेंटीमीटर फोर्स मतलब क्या होता है कि ये क्वांटिटी है, अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उस पर लगने वाला फोर्स इस क्वांटिटी के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हमने सीखा, छोटा सा दी लिख रहा हूं ताकि अपन को दिमाग में रहे कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा वो mv²/r के बराबर होगा। आई होप ये बहुत टफ नहीं है, तुम लोग इतना लेवल पढ़ के आए हो पूरा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो है वो mv²/r के बराबर होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हम लोग कल निकाल चुके हैं कि उसका मैग्नीट्यूड होता है qvb, तो qvb इज इक्वल टू mv²/r। एक v यहां से काट लो तो हमारे पास r आ जाएगा, r इज इक्वल टू mv/q। ये r क्या बता रहा है, ये r बता रहा है कितने रेडियस में ये चीज घूमेगी। मतलब अगर हमारे पास स्पीड नोन है, मास नोन होना चाहिए, इस चार्ज पार्टिकल का हमें मास पता होना चाहिए, चार्ज पार्टिकल का चार्ज पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, तो हम स्पीड से, अगर कुछ पर्टिकुलर स्पीड से इसको फेंकेंगे, मतलब चार्ज और मास कैसे पता होगा, मैं तुम्हें चार्ज पार्टिकल का नाम बोल दूंगा, जैसे मान लो मैंने बोल दिया प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का तुम्हें चार्ज भी पता है, तुम्हें मास भी पता है, Q और M पता लग गया। इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड, मैंने मैग्नेटिक फील्ड बता दी, अगर तुमने उसे कुछ पर्टिकुलर स्पीड से फेंका तो वो कितने रेडियस में घूमेगा वो इधर से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है काफी, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस चीज पे। और अभी हमारा एक केस बाकी है, हमने दो केस कर लिए, एक तो v वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर लिखा और एक लिखा परपेंडिकुलर। अभी एंगल वाला बाकी है, तो एंगल वाला भी हम बाद में देखेंगे, बट इन दोनों चीजों पे क्वेश्चंस आते हैं। तो r इक्वल टू mv/qb तक आया, तुम लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चीज मैं तुम लोग से बोल रहा हूं, निकालो जल्दी जल्दी, कोशिश करो निकालने की। एक तो टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन, कि भाई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड तो होगा इस मोशन का, तो इसका टाइम पीरियड निकाल के बताओ। एक चीज निकाल के बताओ कि टाइम टेकन टू कवर एंगल थीटा, कि यहां से किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके, कोई भी रैंडम पॉइंट से स्टार्ट करके थीटा एंगल कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला
इजी फॉर्मूला बनता है इससे। और क्या कैलकुलेट करके बताओगे, और क्या बता सकते हो? तेरे तब होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें कैलकुलेट कर लेता हूं। जल्दी कैलकुलेट करके बताओ ये दो चीजें। टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है? टाइम पीरियड तरीका बड़ा सिंपल होता है। टाइम पीरियड तुम ऐसे निकाल सकते हो कि तुम्हें पता है कि एक पूरे चक्कर कंप्लीट करने में डिस्टेंस चलना पड़ता है 2πr, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो टाइम पता लग जाएगा, ठीक है। अब r और v का रिलेशन हमें यहां से पता है, r इक्वल टू mv बाई क्यूबी, तो मैं यहां डाल रहा हूं r इक्वल टू mv बाई क्यूबी, तो 2π बाय v mv बाई क्यूबी, ये v काट लो, तो टाइम पीरियड यहां से आ गया, और बाहर जा रहा हूं, टाइम पीरियड यहां से आ गया हमारे पास 2πm बाय क्यूबी। नहीं भी दिख रहा हो तो समझ जाना क्या लिखा होगा भाई मैंने, ठीक है, वो शायद थोड़ा सा कट रहा होगा अगर, ठीक है। अब टाइम टेकन टू कवर एंगल थीटा, ये भी मेरे हिसाब से बहुत इजीली तुम लोगों ने निकाल लिया होगा भाई। यहां से भी डायरेक्टली निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, 2π चलने में 2πm बाई क्यूबी लगा, तो यूनिटरी मेथड से तुम सीधा सीधा बोल सकते हो कि थीटा एंगल चलने में टाइम लगा होगा थीटा एम बाई क्यूबी। तुम्हें निकालना है तो निकाल के देख लो। डिस्टेंस कितना लिखोगे, डिस्टेंस कितना चलना है, थीटा एंगल चलना मतलब डिस्टेंस चलना है आर थीटा चलना है, v स्पीड से चलना है, तो 2πr बाई v की जगह थीटा r बाई v लिखोगे, तो ऑब्वियसली 2πm बाई क्यूबी की जगह थीटा m बाई क्यूबी आंसर आ जाएगा। इसका भी एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड इज 2πm बाई क्यूबी, टाइम पीरियड इज 2πm बाई क्यूबी, इसका भी एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। इसको लेकिन तुम लोग को थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा अलग अलग केसेस, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करना, ज्यादा नहीं तो सोचना, ठीक है। एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड है, इमेजिन करो यहाँ पर पूरे में इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल बोल दिया मैंने, इसका मतलब मैंने चार्ज भी बता दिया और मास भी बता दिया, ठीक है। उस अल्फा पार्टिकल को मैंने यहाँ पर पकड़ा और मैंने उसको यहाँ से फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, समझना, मैंने उसको यहाँ से फेंका 10 मीटर पर सेकंड से। जब मैंने उसे 10 मीटर पर सेकंड से फेंका तो ये घूम के वो वापस इसी जगह से निकला थोड़ी देर बाद। मान लेते हैं वो 1 सेकंड बाद निकला, ठीक है, कुछ भी हम रैंडम ले रहे हैं। अल्फा पार्टिकल को मैंने यहां से फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, तो वो ऐसे घूम के 1 सेकंड बाद यहां से निकला। अब सोचो अगर मैंने इसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंका तो दिख रहा है मुझे कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, रेडियस प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। इसका मतलब कि पहली बार में जितना बड़ा सर्कल बनाया था दूसरी बार में डबल रेडियस का सर्कल बनेगा, तो इस बार 20 मीटर पर सेकंड से फेंकने पे बड़ा सर्कल बनेगा। पहली बार पे छोटा सर्कल बना था कुछ रेडियस का, r रेडियस का, तो इस बार 2r रेडियस का सर्कल बनेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है यहां पर कि जब 2r रेडियस का सर्कल बनेगा उसमें भी पहली बार में अगर 1 सेकंड में वापस इसी जगह आ गया था तो दूसरी बार में भी 1 सेकंड में ही इसी जगह आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार में 1 सेकंड में इस जगह पर आ गया था, दूसरी बार में भी 1 सेकंड में इस जगह पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? मास। अल्फा पार्टिकल का मास फिक्स, चार्ज भी अल्फा पार्टिकल का फिक्स, मैग्नेटिक फील्ड भी हमने फिक्स करके रखी थी, तो टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा कि हमारा पार्टिकल को हमने कितनी तेज फेंका है, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है टाइम पीरियड का कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। तो इन गिवन मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम कितनी भी स्पीड से फेंक दो वो उतनी ही देर बाद उस जगह से वापस निकलेगा, ठीक है। तो इस चीज को पूरा नोट कर लो। अब क्या करेंगे अपन? अब करेंगे क्वेश्चन। तो ये जैसे ही नोट हो गया हो तुम लोग का, यहाँ पर सीआरक्यू का क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल का। पहले जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस है वो इसी चीज के ऊपर है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सारे क्वेश्चंस इसी पे हैं, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तुम लोग को करके बताना है। इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं।
दिख रहा होगा तुम लोगों को। तो हम लोग को स्टार्ट करना है ये वाला क्वेश्चन। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम एंड चार्ज 0.1 कूलम इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यही क्वेश्चंस हम लोग अभी कर पाएंगे। परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, हम एंगल एट एन एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड अभी हमें नहीं आता है। फाइंड द रेडियस एंड टाइम पीरियड ऑफ इट्स मोशन। ठीक, करो जल्दी से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एकदम, और ये हो जाए तो अगला वाला करना। अब मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग के पास सामने जो सीआरक्यू है ना वो तुम करते चलो। जो लोग मोबाइल यूज कर रहे होंगे उन लोग को थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी शायद इसको देखने में, तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि दूसरे मोबाइल में किसी में सीआरक्यू खोल लो, पीडीएफ खोल लो। कोई दूसरा मोबाइल हो किसी का तो उसके अंदर पीडीएफ खोल के ये तुम क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। जो लोग कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं वो लोग अपना साइड में एक विंडो खोल सकते हैं, क्योंकि तुम लोग का अगर फर्स्ट और सेकंड हो जाए तो तुम लोग एक के बाद एक करते जाओ। पहला तो हो गया होगा मेरे हिसाब से, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम लोग को लिखना नहीं है तो बहुत ही जल्दी हो गया होगा। चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम, स्टार्ट करते हैं अपन। सीआरक्यू 2 का अपन क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम 0.1 kg, ऐसा यूनिट्स में लिखो हमेशा। ऐसा यूनिट में सॉल्व करने का ये फायदा होगा कि हमेशा तुम्हारा जो भी आंसर आएगा वो ऐसा यूनिट में ही आएगा। मतलब तुम्हें कहीं भी आगे कोई यूनिट अगर समझ में नहीं भी आ रही है तो कन्वर्जन नहीं करना पड़ता है। अगर ऐसा यूनिट में नहीं लेते हैं तो जैसे कैलोरीमेट्री में अपन लोगों ने पढ़ा था, हमेशा यूनिट लिख के चलना पड़ता है, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो मास अपन को 0.1 kg दिया हुआ है, चार्ज 0.1 कूलम दिया हुआ है, तो चार्ज इज 0.1 कूलम विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। ये चार चीजें दी हुई हैं। रेडियस निकालना है, रेडियस का फॉर्मूला लगाना है mv/qb और सॉल्व करके बताना है। एक बस फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। टाइम पीरियड ऑफ इट्स मोशन मतलब अब लगाना है 2πm/qb। तो मैं इनको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इससे ज्यादा इसमें वैल्यूज पुट कर दो। मास डाल दो 0.1, v डाल दो 10, q डाल दो 0.1, v डाल दो 1। ठीक है, आ गया आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, if the velocity of the particle is doubled, find radius and time period of its motion। अगर वेलोसिटी डबल कर देंगे तो रेडियस क्या होगा, तो हमें ऑब्वियसली पता है रेडियस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो रेडियस डबल हो जाएगा मतलब पहली बार में जो भी आंसर आया हो, कितना आएगा पहली बार में आंसर 1/0.1 10 आंसर आएगा। पहली बार में 10 आंसर आएगा तो दूसरी बार में 20 आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में रेडियस का आंसर 20 आएगा और टाइम पीरियड का आंसर वही आएगा जो पहली बार में आया था। क्योंकि क्वेश्चन इसीलिए पूछा है मैंने ताकि तुम्हें ये चीज समझ में आ जाए कि वेलोसिटी डबल करने से टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फोर्थ वाला नहीं, थर्ड वाला। इन क्वेश्चन 1 फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन कंप्लीटिंग अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कंप्लीट करने में कितना अपन को टाइम लगेगा। तो देखो भाई, हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं टाइम पीरियड इन कंप्लीटिंग फुल सर्कल। तो सेमी सर्कल में कितना टाइम लगेगा, आधा लगेगा। फिर क्यों पूछा है क्वेश्चन इतना आसान। इतना आसान क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि जो अगला पार्ट है उसका ऑल्सो फाइंड द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इन कंप्लीटिंग अ सेमी सर्कल। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इन कंप्लीटिंग अ सेमी सर्कल। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा ताकि तुम अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो अभी होके खत्म हो जाओ, अभी अपन कंफ्यूजन क्लियर कर ले। देखो भाई, चार्ज पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है, चार्ज पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट करा और सेमी सर्कल कंप्लीट करने में यहां तक पहुंचेगा। इनिशियली उस पर फोर्स किधर लग रहा था, इस तरफ लग रहा था, फोर्स इस तरफ लग रहा था। तो ऐसा वैसा मत सोचने लगना कि फोर्स ऊपर की लग रहा है, तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है तो वर्क डन तो आना चाहिए। नहीं, वर्क डन नहीं आएगा, वर्क डन 0 है। क्यों? क्योंकि इस इनिशियल पॉइंट पे जब फोर्स ऊपर लग रहा था तो वेलोसिटी इधर था, किसी और पॉइंट पे फोर्स इधर लगा, वेलोसिटी इधर है, किसी और पॉइंट पे फोर्स इधर लगा, वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर है। मतलब फोर्स और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर है, मतलब वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0।
सेमी सर्कल की बात करें, कोई और एंगल की बात करें, हमेशा वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। तुम लोग डाउट वाउट कुछ हो तो लिख देना, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बस सीखने के लिए है वो। अपन लोग को जो गलतियां हैं वो खत्म हो जाए, ठीक है। कि तो टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, वो चीज क्लियर हो गई। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। फुल सर्कल की बात करो, आधे सर्कल की बात करो, कुछ भी बात करो, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ करो जल्दी से। कोई भी डाउट वाउट हो तो लिख लो, कोई भी डाउट हो तो लिखो वहां पर। हाँ, फोर्थ तो नहीं हुआ होगा। An electron from rest accelerated through a potential difference of 100 volt enters a magnetic field of 1 Tesla perpendicularly. Find the radius of its path. मैं नहीं बताऊंगा फोर्थ जब तक तुम लोग लिख के नहीं भेजोगे। फोर्थ पूछना है। फोर्थ करो ट्राई, मतलब मेरे कहने का मतलब है फोर्थ थोड़ा सा ट्राई करो। अगर एकदम ही नहीं समझ में आ रहा तो बता दो, वैसे किया जा सकता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा भले किया जा सकता है। एक चीज और बता दूं, ये जो जैसे क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने तुम्हें बता दिया, जैसे ये वाला फॉर्मूला बताया मैंने तुम्हें कि रेडियस r इक्वल टू कितना होता है mv बाय qb, ठीक है। अब मैं इतने क्या कहते हैं ऐसी चीजें नहीं कभी भी मुझे प्रेफर नहीं करता हूं कि मैं तुम्हें ये भी बताऊं कि mv इज मोमेंटम, तो इज मोमेंटम बाय क्यूबी, एंड मोमेंटम इज अंडर रूट 2mk, तो अंडर रूट 2mk बाय क्यूबी। तो कई सारी बुक्स में, कई सारे नोट्स में इस टाइप की चीजें लिखी रहती हैं, बट ये सब हम रटेंगे नहीं कोई कि हमें अगर mv बाय क्यूबी पता है तो हमें ये भी याद करना पड़ेगा कि अंडर रूट 2mk बाय क्यूबी भी लिखा जा सकता है उस चीज को। तो ये फॉर्मूले आपस में तुम mv को काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है वो तुम्हें पता होना चाहिए, तो वो करो। क्वेश्चन नंबर 4 करो। क्वेश्चन 4 समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपन। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें अभी वही क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, उसके अलावा हमें कुछ आता नहीं है, ठीक है। परपेंडिकुलरली तो सिंपल सा वो चीज डिनोट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैं अंदर की तरफ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कहीं तो लेना पड़ेगा क्योंकि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करता है, लेट्स से यहां से, ठीक है, यहां से आता है एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक्सेलरेट किया हुआ है। यहां पर जो एक्सेलरेटेड वर्ड है, एक्सेलरेटेड वर्ड क्या डिनोट कर रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ाई गई, ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ाई गई है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। अब देखो थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है ये। एक इलेक्ट्रॉन, मान लो अगर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो मैं दिमाग में सोचना कि सही क्या होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, तो वो इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागता है, वो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, उस पर फोर्स किस तरफ लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इस तरफ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा और पीछे से बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन पे नहीं आ रहा हूं, क्वेश्चन थोड़ी देर बाद आते हैं। अगर यहां पर एक प्रोटॉन को रिलीज किया होता है, यानी कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया होता, तो उस पर फोर्स किस तरफ लगता है, उस पर लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भागता है और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भागता है, ठीक है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनाऊं
और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के बाद मैं यहां पर मार्क करूं 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं मैं तुमसे कि किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, ए और बी में से किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है। सोचो ए और बी में से किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, इसका ज्यादा है, लिख के बताओ, ए या बी किसका ज्यादा है, ए और बी में से किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, बताओ बताओ। ए और बी में से किसका पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। एक आंसर आया है ए, बिल्कुल सही आंसर है। ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो पोटेंशियल कम होता जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल कम होता जाता है। तो अब एक चीज देखना, जो पॉजिटिव चार्ज था वो किधर भाग रहा था, ए से बी भाग रहा था। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज किधर भागता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और एक नेगेटिव चार्ज किधर भाग रहा था, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड भाग रहा था। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कहां से कहां भागता है, खुद से कहां से कहां भागता है, बी टू ए, यानी कि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर तुम्हें कोई बोले कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड से या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से अगर बोले कभी कि पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट किया गया, इसका मतलब वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आया है। अगर कभी वो बोले एक नेगेटिव चार्ज को एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट किया गया, इसका मतलब उसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लेके आया। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन है उसके अंदर तुम्हें बोला गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के बीच में 100 वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन को इसके थ्रू एक्सेलरेट किया गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को यहां पर रिलीज किया गया होगा और वो भाग के जब तक यहां पहुंचा होगा उसके पास एक स्पीड आ गई होगी। समझ में आ रही बात? तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, यानी कि उसकी स्पीड 0 थी, और जब वो 100 वोल्ट को क्रॉस करेगा, कहां से, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो एक्सेलरेट बोल दिया है उसने। इसलिए मैं मान के चल रहा हूं कि वो यहां से यहां आया है, तो यहां से यहां आया वो 100 वोल्ट को क्रॉस करके, तो उसकी कुछ स्पीड हो गई होगी। अब उसकी स्पीड कितनी हो गई होगी वो मैं डिराइव करके बता रहा हूं, पूरा देख लो, क्योंकि जनरली याद कर लेते हैं लोग, लेकिन एक बार मैं पूरा डिराइव करके बता रहा हूं। जब हम लोग कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू मूव करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आता है, कितना आता है, Q इंटू डेल्टा वी। अगर एक डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू तुम मूव करोगे, चार्ज तुम्हें पता है कि कितना है, Q चार्ज को डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू अगर तुम मूव करवाओगे तो डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा उसके अंदर। ठीक है, यहां पर तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन है, तो तुम बोल सकते हो, देखते जाना, इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर चार्ज देखो तो माइनस ई डिनोट कर रहा है कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो माइनस ई उसका चार्ज हो गया। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस, कितने पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू तुम लेके आए हो, तुम 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू लेके आए हो, +100 की -100, तुम जो लेके आए हो, तुम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लेके आए हो, पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव, डेल्टा वी, चेंज इज पॉजिटिव। जब कोई चीज बढ़ती है तो चेंज क्या होता है, चेंज पॉजिटिव होता है ना। तो तुम्हें पता है तुम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लेके आए हो, मतलब चेंज इज पॉजिटिव, तो तुम यहां पर लिख सकते हो चेंज इज +100। तो यहां से तुम्हें पता लग गया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज -100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां से आ गया भाई, ये वोल्ट था ना 100 वोल्ट, तो ये E को सीधा इलेक्ट्रॉन ही पढ़ रहे हैं अपन, तो ये आ गया हमारा डेल्टा यू, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज -100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब अगर मुझे निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो मैं यहां लिख रहा हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0। वो 0 इसलिए लिख रहा हूं मैं, ये कब लिखते थे अपन, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू 0, जब कोई और वर्क नहीं हो रहा होता था। तो हमें यहां पर पता है कि कोई और फोर्सेस नहीं है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग सकता है, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू +100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऑल्दो मैं नहीं चाहता इस क्वेश्चन में तुम इतना सारा सॉल्व करो, मैं तो वो पुरानी चीज बता रहा हूं बस, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है, बस इतना अगर थोड़ा बहुत बेसिक पता हो तो उससे अपन ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे के लिए तुम ऐसे याद रख सकते हो, कभी भी वो बोले कि Q चार्ज को डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करा लिया है, तो हम बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q डेल्टा। मॉड इसलिए लगा रहा हूं मैं ताकि तुम प्लस माइनस की गलती भी ना करो। कभी भी वो बोले कि Q चार्ज, तो वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो,
को डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करा लिया है, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी मॉड ऑफ क्यू डेल्टा वी। इसको तुम याद रख सकते हो। इफ चार्ज क्यू इज एक्सेलरेटेड through potential difference डेल्टा V। ठीक है, तो ये अपन का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। ठीक है, हमें क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करना था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता है, क्योंकि इनिशियली हम रेस्ट पे मान के चल रहे हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर तुम्हें पता है, मास तुम्हें पता है, तो तुम्हें स्पीड पता है, और अगर तुम्हें स्पीड पता है तो रेडियस निकाल सकते हो mv/qb से। अब वही हम लोग करते हैं, तो इस चीज को तुम लोग नोट कर लेना, वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये चीज नोट कर लेना। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो जो मैं बोल रहा था कि R इक्वल टू mv/qb। अब इसी के अंदर क्या करते हैं लोग, फॉर्मूला एक और नया बना लेते हैं कि mv को अपन लोग √2m के लिख सकते हैं। अगर तुम्हें लिखने का मन है तो ऐसे लिख लो, नहीं तो अपन उल्टा भी चल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कितना काइनेटिक एनर्जी से इसके अंदर मूव कर रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सीधा E की वैल्यू डाल देते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 आंसर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अपन लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। R इज इक्वल टू √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी, बहुत लंबा जा रहा है, दिख भी नहीं रहा होगा आपको, तुम लोग को बाहर चले गए होंगे हम। R is equal to √2 9.1 10⁻⁻31 काइनेटिक एनर्जी इज 100 इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीजें अब SI यूनिट्स में चल रही हैं, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ था, 1 टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया रेडियस हमारा। ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर दो और आंसर निकाल दो कि कितना रेडियस आएगा। मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से ये √2 9 लेके चलोगे तो बहुत इजीली इसका अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से कर लो, क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, मैं इसको 9 लेके सॉल्व करके बता देता हूं जल्दी से। 2 × 9 × 16, ये 16 है। ठीक है, ये 16 है, हटा देंगे इसका वो 10⁻31 और 10⁻19 मिलके हो जाएगा 10⁻50, और ये 100 उसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10⁻48, और ये जो 16 को 1.6 किया था उसकी वजह से मैं इसको 0.2 कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये 2 अकेला ऐसा है जो एक्चुअली फंसने वाला है अपन का, बाकी सब इस रूट के बाहर आने वाले हैं क्योंकि, और ये 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, R इज इक्वल टू 9 का आ गया 3, 16 का आ गया 4, और 48 का आ गया 24। नीचे लिखा हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 √0.2। ठीक है, अब इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लो तुम लोग, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, रुकना नहीं है, करते जाना है, जिनका हो गया वो अगले पे चले जाओ, वेट नहीं करना है। थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लेना पूरा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आना चाहिए। उसको √5 नीचे करके 2.2 कर सकते हैं, ऊपर आएगा फिर 0.4, 30/4, 15/2, 15/2 × 2.2
पावर -5। ये 2.2 क्यों लिखा है मैंने कि 1/5 का रूट है, 0.2 मतलब 1/5 लिख सकते हैं, तो नीचे √5 आ रहा है, √5 2.2 के बराबर होता है करीब करीब, इसलिए तो ये 4.4 हो गया। r = 15/4.4, इसको कैलकुलेट कर लेना, 150/44, 75/22, 75/22 into 10⁻⁵, ठीक है। तो इतना आ रहा है ये अराउंड 7/2, 3.5 into 10⁻⁵ के आसपास अपन का आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई एंड टाइम पीरियड ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी या सेम मोमेंटम या सेम काइनेटिक एनर्जी। चलो सिंपल क्वेश्चन है ये वाला करो। एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन है, उन दोनों को फेंका अपन ने एक ही मैग्नेटिक फील्ड में, तो दोनों का चार्ज अलग है, दोनों का मास अलग है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है। पहले केस में वेलोसिटी सेम लेके आंसर निकालो, जल्दी करो, जल्दी करो भाई। चलो नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई एंड टाइम पीरियड ऑफ अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी। मेरे हिसाब से बहुत से लोगों का हो गया होगा, जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 करना, उसमें ज्यादा मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करके बता रहा हूं। कोई तो भी तो मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने एक पार्टिकल को यहां से फेंका, ठीक है। कौन सा पार्टिकल है ये? एक बार अल्फा पार्टिकल और एक बार पहले प्रोटॉन है फिर बाद में अल्फा पार्टिकल। तो ये दोनों को अगर अपन कंपेयर करें, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को, ठीक, तो अगर मैं चार्ज की बात करूं तो बताओ भाई, चार्ज प्रोटॉन का कितना होता है? +E, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? 2E, ठीक है। तो प्रोटॉन की बात है। मास की अगर हम बात करें तो अगर मैं इसका मास m लिख दूं तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो जाता है? 4 है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो E और 2E, और मास की बात करें तो मैं इसको भी m0 और 4m0 लिख रहा हूं, क्योंकि तुम लोग को जैसे पता होगा कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं ये चीज कि अगर हमारे पास कोई भी गिवन फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले के अंदर आने वाले वेरिएबल्स को मैं यूज नहीं होने देता हूं कहीं और। तो यहाँ पर अगर m और 4m लिखेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी m नाम का वेरिएबल है, यहाँ पर m और 4m लिखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। m0 और 4m0 बेटर है। अब हमें पता है कि अगर हम रेडियस की बात करें, रेडियस की कंपेयर करना ना भाई, रेशियो ऑफ रेडियस एंड टाइम, ठीक। रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होता है? mv/qv। अगर रेडियस के रेशियो की बात करें तो रेडियस का रेशियो कितना आएगा? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जो चीज कैंसिल हो रही है ना वो हो जाए। अगर रेडियस के रेशियो की बात करें तो रेडियस का रेशियो कितना आएगा? r1/r2 is equal to m1v1/m2v2 into q2/q1, क्योंकि b तो सेम है दोनों की, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में कि पहले केस में तो हमें सीधा सीधा दिया हुआ है उसने कि भाई सेम वेलोसिटी है, तो v1 v2 कैंसिल कर देंगे, m1 डालेंगे m0, m2 डालेंगे 4m0, q2 डालेंगे 2e और q1 डालेंगे e, सीधा आंसर आ जाएगा। तो r1/r2 is equal to, पहला केस ले रहा हूं मतलब a पार्ट वेलोसिटी वाला, सेम वेलोसिटी वाला, m1/m2 q2/q1। क्या रिजल्ट आया भाई? 1/2, 1:2। b पार्ट की बात करें, r1/r2 is equal to, अब बोल दिया सेम मोमेंटम, सेम मोमेंटम मतलब क्या? m1 v1 m2 v2 दोनों ही आपस में कैंसिल, बचा q2/q1, 2e/e, आंसर 2, 2:1। तीसरा r1/r2 is equal to √2mk
के लिखते हैं इसको, तो 2m1k और इसको लिखेंगे 2m2k। के क्यों यूज कर रहा हूं दोनों में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है भाई, काइनेटिक एनर्जी सेम है, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, k से k कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, √m1/m2 q2/q1। तो मैं दिख रहा होगा, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड जल्दी से निकालो, टाइम पीरियड और निकालो जल्दी से, कितना आंसर आ रहा है टाइम पीरियड का। तरीका बड़ा सिंपल है, फिर से आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखो, 2πm/qb। और टाइम पीरियड के लिए जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि उसमें वेलोसिटी से हमें लेना देना नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर ही मिल जाएगा तुम्हें। अलग अलग तीनों केसेस का अलग अलग आंसर नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा, क्योंकि हमें पता भी है कि वेलोसिटी पे डिपेंड थोड़ी करता है, वो तो पार्टिकल पे डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो अगर पार्टिकल फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, तो आंसर ही सेम ही आने वाला है हर बार। तो तीनों का आंसर सेम आएगा, जल्दी से कर लो। और फिर 6th क्वेश्चन करो। मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय B इक्वल टू B नॉट K कैप। K कैप किधर होता है? बाहर की तरफ। ठीक है, B नॉट K कैप मतलब बाहर की तरफ। एग्जिस्ट बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू D। इमेजिन करना पड़ेगा वही क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा जल्दी टाइम खत्म नहीं हो गया, 7 बज गया। करो 6 करो जल्दी से, मैं घर के लिए भी दे ही दूंगा ये क्वेश्चन, क्योंकि हमको टाइम ज्यादा लग रहा है। डायग्राम बनाता हूं सबसे पहले, ताकि तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सबसे पहले डायग्राम बना लेना भाई। मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय B इक्वल टू B नॉट K कैप एग्जिस्ट बिटवीन द लाइंस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू D। देखते हैं मतलब क्या है इसका। x इक्वल टू 0 मतलब तो ये y एक्सिस ही होता है, और x इक्वल टू D मतलब कुछ डिस्टेंस पर यहां से कुछ होगा, ये डिस्टेंस D। इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड है B इक्वल टू B नॉट K कैप। K कैप मतलब बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी एग्जिस्ट कर रही है इस पूरे रीजन में। जब बाहर की तरफ को डॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्रॉस से अंदर डॉट से बाहर। ठीक है, तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इसमें। A charged particle of charge q and mass m enters the magnetic field moving along x-axis with speed v। तो along x-axis with speed v मतलब यहां से हमें इसको चार्ज पार्टिकल को लेके आना है और उसको अंदर हम लोग को इसके अंदर ऐसे एंटर कराना है। ठीक है, ऐसे एंटर कराना है। चार्ज q और है इसका मास m और स्पीड है इसका v। ठीक है, इतना हम लोग को दिया हुआ है। अब क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ d सच दैट द पार्टिकल डज नॉट पास इनटू द रीजन x ग्रेटर देन d। क्या क्या मतलब उसका कहना, क्या होगा, क्या होने वाला है यहां पर बताओ।
देख के समझ में आ रहा है मुझे, नीचे भी चाहिए मुझे डायग्राम। देखना क्या होने वाला, देखो जब हम लोग इस पार्टिकल यहां पर भी है, क्योंकि उसने बोला x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू d, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है। ऊपर नीचे ऐसा नहीं बोला उसने कि ऊपर ऊपर है नीचे नीचे, ऐसा नहीं, पूरे में। अब होगा क्या, अब यहां से जैसे पार्टिकल अंदर घुसा तो हम लोग देखते हैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। दो तरीके हैं, v क्रॉस b या फिर हमारा वो जो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। पहले मैं इस बार v क्रॉस b से ट्राई करके बताता हूं तुम्हें कि v वेक्टर की तरफ हम सारी की सारी फिंगर्स कर लेंगे, तो ये मैंने सारी की सारी फिंगर्स v वेक्टर की तरफ कर ली। अब मुझे फिंगर्स को टर्न करना है, फिंगर्स को ऐसे टर्न करना है कि फिंगर टर्न होकर b की तरफ हो जाए, तो टर्न होकर b की तरफ, लेकिन b तो बाहर की तरफ है, तो मुझे हाथ को क्या करना पड़ेगा, ऐसा घुमाना पड़ेगा, ताकि मेरे चारों फिंगर तो v की तरफ ही रहे, पहला वेक्टर v वेक्टर उसी की तरफ रहे, और सारी फिंगर्स मैंने ऐसे घुमा ली, सारा पूरा हाथ ऐसे घुमा लिया, ताकि अब मैं टर्न कर पाऊं b की तरफ, ठीक है। तो थंब कहां आ रहा है, नीचे की तरफ, यानी कि इस इंस्टेंट पे जिस पे ये घुसेगा अंदर, घुसते ही चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है, घुसते ही चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। अब मैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से भी करके बताया था सेम चीज, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पहली फिंगर, सेकंड फिंगर वेलोसिटी की तरफ, तो ये कर दी मैंने सेकंड फिंगर वेलोसिटी की तरफ, तो फोर्स आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, फोर्स आ रहा है नीचे की तरफ, तो होगा क्या, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पहले कि अगर सामने की तरफ पार्टिकल जा रहा था और फोर्स नीचे लग गया तो थोड़ा टेढ़ा होगा, और टेढ़ा होगा तो फ्लेमिंग रूल टेढ़े में लगा होगा, आपको वेलोसिटी टेढ़ी हो गई ना, तो उस बार फोर्स ऐसा हो गया। इसका मतलब ओवरऑल होने क्या वाला है, ओवरऑल ऐसा कुछ होने वाला है, सर्कल 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 बनने वाला है, ऐसे करके सर्कुलर आर्क तो मैंने बना दिया है, मैंने पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये डिस्टेंस कितना है। दो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई ये ऐसे घूम के सेमी सर्कल बनाएगा, पूरा सर्कल कंप्लीट क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे इस पॉइंट पे आएगा, इधर वेलोसिटी होगा, बाहर आ गया, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड थी नहीं, सीधा सीधा चला जाएगा वापस। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वेलोसिटी कुछ ज्यादा ही है, कुछ ज्यादा वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, बड़ा आर्क बनेगा, बड़ा आर्क बनेगा मतलब इस पॉइंट पे आके क्या होगा, अचानक से बाहर निकल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो ये x ग्रेटर देन d वाले रीजन में घुस जाएगा। पर हम चाहते हैं x ग्रेटर देन d वाले रीजन में ना घुसे। इसका मतलब तरीका बड़ा सिंपल सा है कि तुम्हारा सेमी सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, और अगर तुम्हें ये दिख रहा है कि ऐसे सेमी सर्कल तुम्हें कंप्लीट करना है, मतलब ये डिस्टेंस जो d है, जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड है, वो रेडियस से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा आंसर आ गया हमारा कि d शुड बी ग्रेटर देन r, मतलब d शुड बी ग्रेटर देन mv बाय qb। बस ये निकालना, शायद क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या निकालना था, प्लीज स्क्रॉल डाउन, क्या स्क्रॉल डाउन, फाइंड द वैल्यू ऑफ d सच दैट चार्ज पार्टिकल, अच्छा d निकालना था तो d शुड बी ग्रेटर देन mv बाय qb। अगर कोई मिनिमम वैल्यू ऑफ d बोले तो हम इक्वल टू साइन v लगा सकते हैं, और फिर हम बोल सकते हैं नहीं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d इज मैक्सिमम की मिनिमम, d शुड बी ग्रेटर देन, अच्छा मिनिमम वैल्यू ऑफ d शुड बी mv बाय qb, ठीक है। इफ वैल्यू ऑफ d, फाइंड द वैल्यू ऑफ d, क्लियर। देखो मुझे तुम लोग के चेहरे नहीं दिख रहे, मतलब लाइव क्लास, मतलब अगर ऑफलाइन मोड जैसे अपन लोग क्लासरूम में जब पढ़ते थे तो मैं चेहरे से समझ जाता था कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। तो तुम लोग के चेहरे नहीं दिख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब तुम डाउट पूछो। और आई गेस, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन शायद तुम्हें एक दूसरे की चैट नहीं दिखती है, तो अगर तुम्हें एक दूसरे की चैट नहीं दिखती है तो डाउट पूछने में कोई डर तो रहना नहीं चाहिए, मतलब कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो कितना भी घटिया डाउट पूछोगे, सिर्फ मुझे ही दिखना है और किसी को दिखना नहीं है। एक दूसरे की चैट नहीं दिखती है तो तुम्हें सिर्फ मुझे जो भी भेजोगे वो मुझे ही दिख रहा है, और तो डाउट्स जो भी है वो क्लियरली वो पूछते जाओ, क्योंकि तुम्हारे चेहरे नहीं दिख रहे हैं, बहुत बड़ी परेशानी है। मतलब मुझे ऐसा माहौल लग रहा है ऐसा कि जैसे सब इतने सीरियसली बैठे हुए और मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, सब नॉर्मली बैठ के बिल्कुल एकदम तुम लोग, मतलब मेरे जो इमेजिन कर रहा हूँ ना, मैं इमेजिनेशन में सोच रहा हूँ कि तुम लोग सब एकदम लगे हुए कॉपी में सॉल्व करते जा रहा हूँ, बट मुझे ही पता है सच्चाई ये नहीं है। कोई किसी चीज में लगा होगा, कोई किसी चीज में लगा होगा, जो लास्ट बेंच पे बैठे रहते थे जिनको दिखता नहीं था वो मेरे हिसाब से शायद स्प्लिट स्क्रीन करके कुछ और भी देख रहे होंगे साथ में। तो थोड़ा सा आपस में अपन बात तो कर लें, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो वो कम्युनिकेट करो, लिख के भेजो, लिखने में कितना टाइम लग रहा है।
पर तुम लोग के चेहरे नहीं दिख रहे हैं, बहुत बड़ी परेशानी है ये। ठीक है, तो तुम्हें आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा केस क्या है, द वैल्यू ऑफ डी इज हाफ ऑफ द कैलकुलेटेड वैल्यू इन पार्ट ए, मतलब इससे आधी, मतलब नया वाला अपन का डी कितना है, नया फिर से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है इसी क्वेश्चन को, और इस बार अपन को ये डिस्टेंस कितना लेके चलना है, mv बाय 2q। ऑब्वियसली अगर ये डिस्टेंस रेडियस से छोटा हो गया, रेडियस से आधा हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये यहीं से बाहर चला जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन के बाद तुम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करना और 8 भी सॉल्व करना। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कर लेना, नहीं बनेगा वो बन जाए तो अच्छा है, तो कुछ बोलो तो तुम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 अपन को ट्राई करना है, 7 और 8 तो कर ही लेना। ठीक है, 9 अपन लोग फिर थोड़ा सा टफ रहेगा, एक बार अटेम्प्ट करके देख लेना, बट 7 और 8 बनना चाहिए, टफ नहीं है क्वेश्चंस। और ये वाला 6th वाला भी खत्म करना है तुम लोग को। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं 6th से ही स्टार्ट करूंगा, पूरा फिर से 0 से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि बीच में से स्टार्ट करके समझ में नहीं आता। बट आई होप यहां तक क्लियर है चीजें, और नहीं है तो तुम लोग कुछ बोलोगे, लेकिन कुछ बोलते तो नहीं हो। नहीं, आंसर्स नहीं है शीट में, आंसर्स नहीं है शीट में, सीआरपी में आंसर्स नहीं होते। अगर सीआरपी में आंसर नहीं होते, ठीक है, सीआरपी इसलिए रखिए ताकि तुम घर पे सॉल्व ना करो, लेकिन क्योंकि अपन लोग स्लो चल रहे हैं, थोड़ा सा स्लो हो जा रहा है, क्योंकि 1 घंटे की क्लास हो रही है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग घर पे भी थोड़ा बहुत सॉल्व करते चलो। आंसर्स मैं नहीं बता रहा हूँ, आंसर बताऊंगा तो फिर तुम हमेशा घर पे ही सॉल्व करते रहोगे इनको। बाकी कुछ और पूछना है, बात तो करो, कुछ तो बोलो। किसी ने कुछ लिखा फाइनली? यस सर तो लिख दिया कम से कम, चलो कोई तो है। ऐसा लग रहा है दीवार को पढ़ा रहा हूँ। बात करो, कुछ लिखो। ओके सर, यस सर। घर पे बातें तो नहीं करते रहते हो कहीं भाई बहनों से तुम बैठ के? आसपास भाई बहन बैठे आराम से बातें करते करते आराम से चल रही है पढ़ाई, उठ के चले जाते हो बीच बीच में। ठीक है, तो ये वाला मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया तुम लोग को। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से थोड़ा सा, कि भाई ये हो गया है कि x इक्वल टू डी जो है ना, मतलब रेडियस इतना है सेमी सर्कल के बराबर। ये सेमी सर्कल जो बना हुआ है ये सेंटर होगा यहाँ पर कहीं। ठीक है, अब इसका आधे में ही मैग्नेटिक फील्ड अगर खत्म हो जाती तो ये पार्टिकल इस पॉइंट से बाहर आ जाता। ठीक है, तो वही अपन को इस क्वेश्चन में अगली बार सॉल्व करके बताना है। ठीक है, अच्छा एक हिंट में बता देता हूं जो 7 और 8 में तुम्हें काम आएगी, वो ये है कि जब ये पार्टिकल यहां से एंटर किया, ठीक है, तो ये ऐसा करके कर दिया, रेडियस तुम सेंटर, अगर तुम इस सर्कल का, सर्कुलर आर्क का सेंटर ढूंढोगे तो वो इसी लाइन पे लाई करेगा। क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि इस पॉइंट पे ये पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है, और हमें पता है सेंटर किधर होता है, टैंजेंट से परपेंडिकुलर जाएंगे तो हमें सेंटर मिल जाएगा, और ये टैंजेंट बन रही है। ये वाली जो लाइन है ये सर्कुलर आर्क का टैंजेंट बन रही है, इसलिए सेंटर पक्के से इसी लाइन पे होगा। और जब तुम्हें रेडियस पता है mv बाय qb, इसका मतलब तुम्हें हर केस में सेंटर की एग्जैक्ट पोजीशन पता है, यहां से mv बाय qb डिस्टेंस नीचे। ठीक है, तो सेंटर की एग्जैक्ट पोजीशन जब पता होगी ना तुम्हें, तो उससे तुम आसानी से ये एंगल सब निकाल सकोगे। तो इस चीज को याद रखना कि तुम्हें सेंटर की एग्जैक्ट पोजीशन पता है। क्यों? क्योंकि जब पार्टिकल ऐसा मूव किया उसके बाद सर्कल स्टार्ट किया, तो ये लाइन तो टेंजेंट हो गई ना, और टेंजेंट से परपेंडिकुलर में अपन को सेंटर मिलेगा, तो सेंटर पक्के से इसी लाइन पे, और कितना दूर है mv बाय qb, तो सीधा सीधा अपन को सेंटर की लोकेशन पता है। ठीक है, तो आगे वाले क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम्हें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लेना तुम, बाकी अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कम से कम चलो कोई हंसा, फाइनली किसी ने स्माइली भेजा हंसने का, मतलब तुम लोग जिंदा हो। चलो, कोरोना तो नहीं हो गया किसी को तुम लोगों में से? चलो अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैंने ऑलरेडी टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, तो बाय बाय, टाटा। आमिर खान को देख रहे थे आप लोग टीवी पे, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।